करण 10 साल बाद अपने घर लौट रहा था और एयरपोर्ट पर 4 गाड़ियां उसका इंतजार कर रही थीं। जैसे ही करण आगे वाली गाड़ी में आकर बैठा, तो पीछे वाली एक गाड़ी आगे आ गई और बाकी की 2 गाड़ियां उसके पीछे पीछे चल रही थीं। करण के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई थीं और उसने ये 2 घंटे का सफर बड़ी मुश्किल से काटा था। करण जब अपनी हवेली पहुंचा, तो पूरा आसमान अनार के पटाखों से जगमगा रहा था और घर के सभी लोगों ने उस पर फूलों की बारिश करते हुए उसका स्वागत किया था और स्पीकर पर तेज आवाज में एक बहुत ही खूबसूरत गाना भी बज रहा था। चौख पुरावो माटी रंगावो, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। खबर सुनाऊं जो, खुशी ये बताऊं जो, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। मेरी सखी मंगल गाओ री, धरती अंबर सजाओ री। मेरी सखी मंगल गाओ री, धरती अंबर सजाओ री। उतरेगी आज मेरे पी की सवारी, हर कोई काजल लाओ री, मुहे काला टीका लगाओ री। उनकी छब से देखूं मैं तो प्यारी, लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। अगर करण की जगह कोई और होता तो ऐसा स्वागत देखकर खुशी से पागल हो जाता, लेकिन करण को ये सब कुछ देसी ड्रामा लगता था, इसलिए वो सर झटक कर आगे बढ़ा तो सबने उसे हार पहनाने शुरू कर दिए। लेकिन करण को ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। और फिर जब करण घर के अंदर दाखिल हुआ, तो उसकी दादी अपनी बाहें फैलाए खड़ी थी। करण भी बहुत ही प्यार से उनकी आगोश में समा गया, क्योंकि वो भी अपनी दादी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। 12 साल बाद अपने सबसे लाडले पोते को देखकर करण की दादी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वो करण के माथे पर और गालों पर अपना प्यार बरसा रही थी कि तभी करण की माँ ने कहा, अब बस भी करो अम्मा, हम सब भी लाइन में खड़े हैं करण से मिलने के लिए। अपनी माँ की आवाज सुनते ही करण अपनी दादी को छोड़कर अपनी माँ की ओर बढ़ गया और फिर एक एक करके सबसे मिलने के बाद वो अपने कमरे में आ गया। फ्रेश होने के बाद जैसे ही करण सोने के लिए लेटा, तो उसकी गर्लफ्रेंड सोनिया का फोन आने लगा था। करण जल्दी से उठकर छत पर आया और सोनिया से फोन पर बात करने लगा। और फिर जब वो फोन बंद करके मुड़ने ही वाला था, तब उसकी नजर बाहर झूले पर बैठी एक लड़की पर पड़ी, जिसने सफेद सलवार कुर्ता पहना हुआ था। लेकिन जैसे ही वो लड़की झूले से उठी, तो उसके बालों का जूड़ा खुल गया और उसके लंबे घने काले बाल उसकी कमर पर लहराने लगे। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती को देखकर करण तो मंत्रमुग्ध हो गया था। लेकिन फिर करण ने अपना माथा झटका और वापस अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गया। अगला पूरा दिन करण ने खेतों में और लोगों से मिलने में बिता दिया और रात को जब वो वापस आया, तो खाना खाने के बाद वो फिर से अपने कमरे में आराम करने के इरादे से बेड पर लेट गया। कुछ देर बाद करण को अचानक ही ना जाने क्या सूझा कि वो एकदम से उठकर छत पर आ गया, तो देखा कि आज भी वही लड़की सफेद सलवार कुर्ता पहने झूले पर बैठी थी। करण जल्दी से अपने कमरे से बाहर आया और लॉन की तरफ बढ़ गया, लेकिन जब तक वो लॉन में दाखिल हुआ, तब तक वो लड़की वहां से जा चुकी थी।
जैसे ही करण मायूस होकर वापस पलटा, तो वो सामने से आ रही अपनी माँ से टकरा गया। करण ने सवालिया अंदाज में अपनी माँ से कहा, माँ, ये सफेद कपड़ों में वो लड़की कौन है जो पिछले 2 दिनों से लॉन में झूले पर बैठी होती है। तब करण की माँ करण को अजीब नजरों से घूरने लगी और कहने लगी, वो लड़की कोई भी हो, लेकिन तुम्हें उससे क्या लेना देना। करण ने भी कंधे उचकाते हुए कहा, हाँ ना माँ, वाकई में मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, लेकिन अगर आप मुझे नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। करण सर झटक कर आगे बढ़ रहा था कि तभी उसकी माँ की आवाज उसके कानों से टकराई और वो कहने लगी, करण, ये वही लड़की है जिसे तुम सालों पहले अपना नाम देकर यहाँ छोड़कर चले गए थे। ये सुनते ही करण ने एक झटके से पलटकर अपनी माँ को देखा और कहने लगा, ये आप क्या कह रही हैं माँ? क्या सच में ये वही लड़की है? और ये लड़की अभी तक यहाँ इस घर में मौजूद है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं इस रिश्ते को नहीं मानता। माँ, वो सिर्फ 6 साल की बच्ची थी जिसे शादी का मतलब भी नहीं पता था और आप लोगों ने उसे मेरे साथ बांध दिया, क्योंकि आपने और पापा ने बुआ जी को वादा किया था कि आप इसे कभी खुद से अलग नहीं करेंगे। आप लोगों ने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया माँ। आपने मेरे साथ और इस लड़की के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर दी है। आपको इस लड़की को इस मजबूरी के बंधन से आजाद कर देना चाहिए था और उसे अपनी मर्जी से जिंदगी को जीने देना चाहिए था। देखिए माँ, मैं इस रिश्ते को ना तो पहले मानता था और ना ही अब मानूंगा, और वैसे भी अब मेरी जिंदगी में कोई और लड़की आ चुकी है और मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। करण ने सपाट लहजे में कहा। तो उसकी माँ गुस्से से कहने लगी, हे भगवान, करण, ये क्या कह रहे हो तुम? अब उस लड़की का क्या होगा? तब करण ने एक गहरी सांस ली और कहने लगा, चाचा जी के भी तो 2 बेटे हैं ना, उनमें से किसी भी एक से उस लड़की की शादी कर दो, उसकी जिंदगी भी संवर जाएगी और आपको उसे खुद से अलग भी नहीं करना पड़ेगा। तब करण की माँ ने कहा, वो लड़की तुम्हारी पत्नी है करण, और तुम अपनी ही पत्नी की किसी और से शादी करने की बात कर रहे हो। तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? और वैसे भी अब तो ओमी और सनी का रिश्ता भी तय हो चुका है, इसलिए तुम अपनी ये बकवास अपने पास ही रखो। और हाँ, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो करण, जब तुम दुबई वापस जाओगे ना, तो उस लड़की को भी अपने साथ ले जाना, या फिर मेरी तरफ से उसे मारकर कहीं समंदर में फेंक देना। लेकिन उम्मी या सनी के साथ तो मैं इस लड़की की शादी हरगिज नहीं करूंगी, क्योंकि पता नहीं उन दोनों की जिंदगी में ना जाने कितनी लड़कियां आई हैं और कितनों के साथ वो दोनों अभी भी रिलेशनशिप में हैं। इस लड़की को मैं जिंदगी भर अपनी आंखों के सामने घुट घुट कर मरते हुए देखूं। इससे तो अच्छा है कि तुम एक ही बार में उसे खत्म कर दो। कम से कम मेरी जिंदगी पर ये बोझ तो नहीं रहेगा कि मैं इस बच्ची को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सकी। फिलहाल वो लड़की तुम्हारी पत्नी है, तो जब तुम वापस दुबई जाओगे ना, तो उसे भी अपने साथ ले जाना। यहाँ से ले जाने के बाद तुम उसके साथ क्या करते हो और क्या नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उस लड़की पर सनी की नजर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। इसलिए अब मैं उसे यहाँ नहीं रख सकती, वरना खामखा दोनों परिवारों में जंग छिड़ जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि तेरे पापा और तेरे चाचा, जो जिंदगी भर एक दूसरे पर अपनी जान छिड़कते आए हैं, वो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाएं। ये सुनते ही करण कहने लगा, तो इसमें दिक्कत ही क्या है माँ? अगर सनी को उस लड़की में दिलचस्पी है, तब तो आपको उस लड़की की शादी सनी से करवा देनी चाहिए। और आप लोग क्यों सनी के सिर पर किसी दूसरी लड़की को थोपना चाहते हैं? हर इंसान को अपनी पसंद से शादी करने का हक होता है। आप लोगों ने बड़े भैया की शादी भी इसी तरह से करवा दी थी, जबकि वो अपनी क्लासमेट से प्यार करते थे, और अब आप लोग सनी के साथ भी ऐसा ही करना चाहते हैं। अगर सनी इस लड़की से प्यार करता है,
तो वो उस लड़की से कभी भी प्यार नहीं कर पाएगा जिसके साथ आप उसे जबरदस्ती शादी के बंधन में बांधने जा रहे हैं। माँ, इतनी सी बात आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आती? करण ने सख्त लहजे में ये बात कही तो उसकी माँ भी तल्ख लहजे में कहने लगी, ये प्यार व्यार का ज्ञान मुझे मत बांटो करण, ये सब प्यार व्यार बस एक ख्याली पुलाव होता है और कुछ नहीं। जब एक लड़के और लड़की की शादी हो जाती है ना, तो वो दोनों जिंदगी भर के लिए एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। और इस पवित्र बंधन में इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि साथ रहते रहते वो दोनों अपने आप ही एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। और फिर कब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, ये तो उन्हें भी पता नहीं चलता। तो बस यूँ समझ ले कि सनी को भी खुद ब खुद उस लड़की से प्यार हो ही जाएगा। करण को अपनी माँ से इस बात की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो अपनी माँ से ज्यादा बहस भी तो नहीं कर सकता था ना, इसलिए उसने अपना सिर झटका और चुपचाप से अपने कमरे में आ गया। कमरे में आते ही करण सोने की बजाय सोफे पर बैठ गया और 12 साल पहले के ख्यालों में खो गया। करण की उम्र 20 साल थी जब उसकी बुआ शारदा के गांव से खबर आई कि शारदा का पूरा खानदान भूकंप की चपेट में आ गया है। और फिर जब करण के पापा और उसके चाचा वहां पहुंचे तो पता चला कि उनकी बहन शारदा की सांसें अभी भी चल रही थीं, लेकिन उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। एक नन्ही सी 6 साल की बच्ची नैना शारदा का हाथ पकड़कर सिसक कर रो रही थी, जो कि शारदा के देवर की बेटी थी और वो पीछे के मोहल्ले में अपनी दोस्तों के साथ खेलने गई थी। शारदा के खानदान में बस अब एक नैना ही बच गई थी और शारदा ने हमेशा नैना को एक माँ से बढ़कर प्यार दिया था। क्योंकि शारदा की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक शारदा को कोई औलाद नहीं हुई थी और यही वजह थी कि शारदा नैना को अपनी जान से भी बढ़कर प्यार करती थी। और इसलिए मरते वक्त शारदा ने अपने भाइयों से वादा लिया था कि वो नैना को अपने बच्चों की तरह ही प्यार करेंगे और उसे खुद से कभी अलग नहीं होने देंगे। करण के पापा और चाचा ने भी अपनी मरती हुई बहन को वादा किया और फिर जब शारदा ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहा तो वो दोनों नैना को अपने साथ लेकर आ गए। लेकिन यहाँ पहुँचते ही नैना के ननिहाल वाले उसे लेने आ गए थे, मगर शारदा ने अपने भाइयों से पहले ही कह दिया था कि वो नैना को किसी के भी हवाले नहीं करेंगे। लेकिन जब नैना के ननिहाल वाले ज्यादा जोर देने लगे कि वो लोग नैना को यहाँ से लेकर ही जाएंगे, तब करण के पापा ने नैना की शादी करण से करवा दी और इस तरह से ना चाहते हुए भी करण नैना के साथ शादी के बंधन में बंध गया। गुड़िया से खेलने वाली नैना खुद भी एक नन्ही सी गुड़िया की तरह ही दिखती थी और करण उसकी परछाई से भी दूर भागता था। करण तो अपने नसीब को कोसता ही रह गया, लेकिन फिर जब उसे कुछ भी समझ नहीं आया तो वो आगे की पढ़ाई के लिए कनाडा चला गया और फिर वापस ही नहीं आया। लेकिन अब जब करण की दादी की तबीयत खराब हुई तो अपनी माँ की विनती पर दादी का सबसे लाडला पोता अपनी दादी से मिलने यहाँ आया था। लेकिन उसने पहले ही अपनी माँ को बता दिया था कि वो यहाँ 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं रुक पाएगा, क्योंकि कनाडा से स्टडी कंप्लीट करने के बाद करण दुबई शिफ्ट हो गया था और वहाँ उसका अपना बिजनेस था, इसलिए वो अपना काम छोड़कर ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं रुक सकता था। करण ने एक ठंडी आह भरी और फिर वापस अपने बेड पर आकर लेट गया। लेकिन फिर अगले दिन उसके पापा उसे और नैना को अपने साथ ले गए और नैना के वीजा के लिए अप्लाई कर दिया। तो ये देखकर करण तो जैसे सदमे से पागल ही हो गया था। ऐसे ही करते करते 1 हफ्ता बीत गया और करण वापस दुबई आ गया। लेकिन नैना का वीजा मिलने में अभी और 1 महीना लगने वाला था और 1 महीने बाद नैना भी यहाँ दुबई आने वाली थी। मगर अब सबसे बड़ी परेशानी तो ये थी कि करण को कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ये बात सोनिया को कैसे बताएगा। लेकिन फिर काम में बिजी होने की वजह से करण सोनिया को नैना के बारे में बताना ही भूल गया। और फिर जिस दिन करण की होटल में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला था, उससे 1 दिन पहले ही करण के पापा ने उसे फोन करके बताया कि नैना कल सुबह की फ्लाइट से दुबई आ रही है
तो तुम उसे एयरपोर्ट से पिक कर लेना। और ये सुनते ही करण का दिमाग तो जैसे सुन हो गया था। लेकिन अब चाहते ना चाहते हुए भी करण को किसी भी तरह से नैना को पिक तो करना ही था। इसलिए अगली सुबह करण ने खुद जाने की बजाय नैना को पिक करने के लिए अपने मैनेजर को भेज दिया और वो खुद पूरा दिन घर से बाहर ही रहा। लेकिन रात को जब करण घर वापस आया और अपने कमरे में दाखिल हुआ तो अपने बेड पर कंबल ताने सो रही नैना को देखकर वो ठिठक गया। ये सब क्या है और ये लड़की मेरे बिस्तर में क्या कर रही है? गुस्से से बड़बड़ाते हुए करण नैना की ओर बढ़ा और उसे कंधे से हिलाते हुए आवाज लगाई और कहने लगा, ओए लड़की, उठो यहाँ से और बाहर जाकर लाउंज में सो जाओ। लेकिन जैसे ही नैना ने अपने चेहरे से कंबल हटाया तो उसे देखते ही करण की आंखें तो खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि नैना खूबसूरती की वो मूरत थी, बिल्कुल एक अनछुई नन्ही सी कली की तरह ही। शायद इसलिए वो इतनी खूबसूरत थी। करण नैना की नीली नीली झील सी गहरी आंखों से नजरें चुराते हुए कहने लगा, दरअसल मुझे अपने बिस्तर के अलावा कहीं और नींद नहीं आती ना, इसलिए तुम बाहर जाकर सोफे पर सो जाओ। करण के इतना कहते ही नैना चुपचाप से बेड से उठ खड़ी हुई और जैसे ही वो बाहर की ओर जाने लगी तो उसकी चूड़ियों की खनक से पूरा कमरा मीठे मधुर संगीत से भर गया। आज नैना ने हल्के नीले रंग की पैरों तक आती लंबी कुर्ती पहन रखी थी और उसने अपने लंबे घने काले बालों का जूड़ा बना रखा था। करण तो मंत्रमुग्ध होकर नैना को देखता ही रहा, जो इतनी खूबसूरत थी कि करण चाहते हुए भी उससे अपनी नजरें नहीं हटा पाया। लेकिन फिर करण नैना से नजरें चुराता हुआ करवट लेकर लेट गया और कुछ ही देर में वो नींद की वादियों में चला गया। लेकिन हमेशा की तरह रात के आखिरी पहर में करण की नींद खुल गई तो उसने एक नजर दीवार पर टंगी घड़ी पर डाली और फिर उसे अपने ऑफिस के काम को भी तो निपटाना था ना, इसलिए वो जल्दी से उठकर वॉशरूम में चला गया। हाथ मुंह धोकर फ्रेश होने के बाद करण कॉफी बनाने के इरादे से बाहर आया तो नैना को सोफे पर लेटा देखकर वो पूरी तरह से चौंक गया, क्योंकि नैना तो ठंड के मारे अपने आप में ही सिमट कर सो रही थी कि तभी अचानक करण के मुंह से कुछ शब्द फिसल गए। ओह माय गॉड, मैं इस लड़की को रजाई देना तो भूल ही गया और ये पागल लड़की भी पूरी रात ठंड में ऐसे ही बिना रजाई के सोती रही। अपने कमरे में जाकर करण जल्दी से बेड पर रखी रजाई उठा लाया और जैसे ही वो रजाई नैना को ओढ़ाने लगा तो नैना की आंख खुल गई और वो अपनी आंखों को मलते हुए उठकर बैठ गई। ओह आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी। अच्छा तुम एक काम करो, जाओ और जाकर मेरे कमरे में सो जाओ, तब तक मैं बाहर बैठकर ऑफिस का काम कर लेता हूँ। करण के इतना कहते ही नैना ने चुपचाप से रजाई उठाई और करण के कमरे में चली गई। नैना के जाते ही करण बड़बड़ाने लगा, बड़ी अजीब लड़की है, ना तो थैंक्स बोलती है और ना ही सॉरी, कहीं ये गूंगी तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बचपन में तो ये बहुत ज्यादा बातें करती थी। करण खुद ही अपने आप को सवाल करता था और खुद ही अपने आप को जवाब भी देने लगा था। लेकिन फिर वो अपना सर झटककर किचन की ओर बढ़ा और अपनी कॉफी बनाकर अपना ऑफिस वर्क करने लगा था। करीब करीब 5 बजे करण की आंखें फिर से नींद से चूर हो गईं, तो वो उठकर कमरे में आया। तब नैना शायद वॉशरूम में थी। लेकिन फिर जैसे ही नैना वॉशरूम से बाहर आई तो उसने अपना दुपट्टा नहीं पहना था, जिसे देखकर करण अपनी नजरें उससे हटा ही नहीं पाया था। करण की घूरती हुई नजरों को महसूस करते हुए नैना कुछ घबरा सी गई और उसने जल्दी से अपना दुपट्टा ओढ़ लिया और कहने लगी, करण जी मंदिर कहाँ है, मुझे पूजा करनी है। नैना की आवाज में वो मिठास थी कि करण तो बिना पलके झपकाए उसे देखता ही रह गया। नैना ने फिर से पूछा, जी मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ कि मंदिर कहाँ है, मुझे पूजा करनी है। इस बार नैना ने ऊंची आवाज में पूछा तो करण चौंक कर अपने आसपास देखने लगा और कहने लगा, दरअसल वो क्या है ना कि मुझे तो पूजा करने के लिए वक्त ही नहीं मिलता, इसलिए यहाँ घर में मंदिर नहीं है। मैं जल्द ही तुम्हारे लिए मंदिर का इंतजाम कर दूंगा,
तब तक तुम जिस भी भगवान की पूजा करना चाहती हो ना, मेरे मोबाइल में उनका फोटो डाउनलोड करके उनकी पूजा कर सकती हो। करण ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, तो नैना ने अपना सिर झटका और खिड़की के पास जाकर सूर्य देव को जल अर्पण करके उनकी पूजा करने लगी। करण बेड के क्राउन के साथ टेक लगाकर बैठ गया और नैना को बड़े गौर से देखने लगा, जो अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाकर सूर्य देव की पूजा कर रही थी। सूर्य देव की पूजा करने के बाद जैसे ही नैना बाहर जाने लगी, तो अचानक ही करण ने उसे पुकारते हुए कहा, अरे सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? तब नैना ने कहा, तो आपको मेरा नाम भी नहीं मालूम है क्या? नैना ने मुड़ते हुए हैरानगी से पूछा, तो करण नैना का ये सवाल सुनकर शर्मिंदा सा हो गया और फिर धीमी आवाज में कहने लगा, अरे नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल वो क्या है ना, मुझे लड़कियों के नाम याद ही नहीं रहते, इसलिए मैं तुम्हारा नाम भी भूल गया हूँ। आई एम रियली सॉरी। तब नैना ने कहा, अरे कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी ऐसा भी, और वैसे भी मैं कोई इतनी अहमियत की हकदार तो हूँ नहीं जो मेरा नाम या मुझे याद रखा जाए। नैना ने तंज कसते हुए साफ साफ शब्दों में कहा, तो करण अपने होंठ भींचे नैना से अपनी नजरें चुराने लगा और नैना भी अपना नाम बताए बिना ही चुपचाप से बाहर चली गई। करण ने नैना का नाम याद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे नैना का नाम याद ही नहीं आ रहा था। और फिर करण ने नैना की डिटेल्स चेक की, जो उसने नैना का वीजा बनवाते वक्त इस्तेमाल की थी, जहां उसका नाम नैना लिखा हुआ था। नैना नाम पढ़ते ही करण ने अपने सिर पर एक हल्की सी शपथ लगाई और कहने लगा, हे भगवान, मैं कैसे भूल गया कि उसका नाम तो नैना है। खैर मिस्टर करण मेहरा, अब तो तुझे इस नैना का नाम याद रखना ही होगा, वरना तेरी बड़ी इंसल्ट होने वाली है। ये बड़बड़ाते हुए करण सोने के लिए लेट गया और फिर जब उसकी आंख खुली तो वो तैयार होकर बाहर निकला, तो किचन से बड़ी ही मजेदार सी खुशबू आ रही थी। करण किचन के अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि नैना आलू के पराठे बना रही थी, इसलिए वो भी नाश्ता करने के लिए जल्दी से एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। नैना ने करण के सामने एक ट्रे में पराठा और सब्जी रखी, तो वो बड़े मजे से खाने लगा और कहने लगा, वाह यार, तुमने तो कमाल के आलू के पराठे बनाए हैं। नैना, तुम्हें पता है कि मैंने ना जाने कितनी बार ऐसे पराठे बनाने की कोशिश की है, बहुत सारी रेसिपीज भी देख ली और बहुत सारे वीडियोस भी देखे, लेकिन फिर भी मुझसे तो बहुत ही बकवास बनते थे। कभी नमक ज्यादा हो जाता था, तो कभी मिर्च ज्यादा हो जाती थी और कभी कभी तो दोनों ही ज्यादा हो जाते थे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इसे बनाऊं तो बनाऊं कैसे। खैर, अब जब तक तुम मेरे साथ रहती हो तब तक मुझे ऐसे ही पराठे बनाना सिखा देना, ताकि तुम्हारे जाने के बाद मैं भी बिल्कुल ऐसे ही पराठे बना सकूं। और हाँ, अगर तुम यहाँ रहकर कुछ भी करना चाहती हो या कुछ भी सीखना चाहती हो तो बेफिक्र होकर कर सकती हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। इसके अलावा अगर तुम किसी लड़के को पसंद करती हो तो भी मुझे बता देना, मैं खुद ही उस लड़के के लिए तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊंगा, क्योंकि बहुत ही जल्द हमारा तलाक हो जाएगा। करण बिना कुछ सोचे समझे नॉन स्टॉप बोलता ही जा रहा था कि तभी अचानक ही नैना ने गंभीर लहजे में कहा, मैं किसी भी लड़के को पसंद नहीं करती हूँ। करण ने सिर उठाकर नैना की तरफ देखा और तुरंत ही अपना अगला सवाल करते हुए कहने लगा, नैना, अगर मैं किसी और लड़की से शादी करना चाहूँ तब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? नैना ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, मुझे प्रॉब्लम हो या ना हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं कह भी दूं कि मुझे प्रॉब्लम है तो आपने कौन सा शादी करने का इरादा कैंसिल कर देना है। नैना की बात सुनकर करण नजरें चुराते हुए प्लेट पर झुक गया और फिर नैना को बाय बोलकर वो ऑफिस के लिए निकल गया। रास्ते में करण ने सोनिया को पिक किया तो गाड़ी में बैठते हुए सोनिया ने कहा, चलो किसी रेस्टोरेंट में चलकर पहले नाश्ता करते हैं, फिर ऑफिस चलेंगे।
तब जल्दबाजी में करण के मुंह से सच निकल गया और वो कहने लगा, अरे यार, लेकिन मैं तो नाश्ता कर चुका हूँ। जब तक मैं ऑफिस के लिए तैयार हुआ तब तक तो नैना ने नाश्ता बना दिया था। ये सुनते ही सोनिया हैरत भरे अंदाज में कहने लगी, ये नैना कौन है? तो सोनिया के इस सवाल पर करण ने झूठ बोलते हुए कहा, अरे यार सोनिया, मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गया कि मैंने एक लड़की रखी है जो बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो बस मैं अभी उसी के हाथ का खाना खाकर आया हूँ। यार वो बहुत अच्छा खाना बनाती है और उसके हाथों में बहुत ही ज्यादा स्वाद है। किसी दिन मैं आप सबको भी इनवाइट करूंगा और आप लोग भी एक बार उसके हाथ का खाना जरूर ट्राई करना। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सबके सब उंगलियां चाटते रह जाओगे। तब सोनिया ने कहा, अरे वाह करण, ये तो बहुत ही अच्छा किया तुमने, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और रहा सवाल मेरे खाना बनाने का, तो मैंने तो आज तक किचन में कभी भी पांव तक नहीं रखा है। तब करण ने मुस्कुराते हुए सोनिया की ओर देखा और फिर कहने लगा, वैसे सोनिया, मेरे ख्याल से तुम्हें भी खाना बनाना सीख लेना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि पति के दिल तक पहुंचने का रास्ता पेट से होकर जाता है, तो मेरे दिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें भी इस रास्ते को आजमाना चाहिए। तब सोनिया ने इतराते हुए कहा, करण मेरी जान, आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी नामुमकिन है। और वैसे भी मैं तो पहले ही तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बना चुकी हूँ, तो मुझे तुम्हारे दिल तक पहुँचने के लिए पेट से होकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो सीधे तुम्हारे दिल में ही कदम रख चुकी हूँ। तब करण ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सोनिया, ये बात भी सच है, लेकिन ये जो कदम तुमने मेरे दिल में रखा है ना, वो तुमने अपनी काबिलियत की वजह से रखा है, और जिस तरह से तुमने मेरे बिजनेस में मेरा साथ दिया है ना, बस ये उसी का नतीजा है। और फिर शाम को जब करण ऑफिस से घर आया तो घर का पूरा नक्शा ही बदल चुका था। हर जगह साफ सुथरी और ऑर्गेनाइज्ड दिख रही थी। जब करण अपने कमरे में आया तो वहाँ भी हर चीज अपनी जगह पर रखी हुई थी, लेकिन फिर जब वो नहाने के लिए बाथरूम में गया तो उसका बाथरोब वहाँ पर मौजूद नहीं था। करण नैना को आवाज लगाता हुआ किचन में आया तो नैना पलटकर उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। तो करण ने कहा, नैना, मेरा बाथरोब कहाँ है? तब नैना ने धीरे से कहा, वो तो बाथरूम में गिला पड़ा था, तो मैंने सोचा कि शायद धोने के लिए ही रखा होगा, इसलिए मैंने उसे धो दिया। तब करण ने झुंझलाते हुए कहा, अरे इसकी क्या जरूरत थी, वो तो मैं हर हफ्ते लॉन्ड्री में ही दे देता हूँ, और वैसे भी उसे धोना नहीं था, मैंने उसे आज सुबह ही तो इस्तेमाल किया था, और फिर मैं शाम को भी वही इस्तेमाल कर लेता हूँ। तब नैना ने नाक मुंह चढ़ाते हुए कहा, छी गंदे, आप पूरा हफ्ता एक ही बाथरोब इस्तेमाल करते हैं? तो करण ने गुस्से से लाल होकर कहा, हे भगवान, मैंने ये कब कहा कि मैं पूरा हफ्ता एक ही बाथरोब इस्तेमाल करता हूँ? बल्कि मैंने तो ये कहा था कि जो बाथरोब मैं सुबह को इस्तेमाल करता हूँ, शाम को आकर भी वही इस्तेमाल कर लेता हूँ। तब नैना ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन अभी अभी तो आपने ये कहा था कि मैं पूरे एक हफ्ते के बाद ही लॉन्ड्री में देता हूँ, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप पूरा हफ्ता एक ही बाथरोब इस्तेमाल करते हैं, और फिर जब ये लॉन्ड्री में जाता है तब जाकर धुल कर वापस आता है। अब करण ने अपना सिर पकड़ लिया और कहने लगा, हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का? अरे यार, कल तुम्हारे आने से पहले ही मैंने अपने कपड़े लॉन्ड्री में दिए थे, जिसमें मेरे 7 बाथरोब भी थे, और ये 8वां है जो कि मैं आज के दिन पहनता हूँ। और फिर कल सुबह जब मेरे कपड़े लॉन्ड्री से आ जाएंगे, तब मैं कल से उन बाथरोब में से रोज एक बाथरोब इस्तेमाल करूँगा। आई बात समझ में, या अभी भी कुछ कंफ्यूजन है? करण ने एक बार फिर से नैना को समझाते हुए कहा। तो नैना ने गर्दन झुकाते हुए धीमी आवाज में कहा, जी हाँ, समझ गई, लेकिन आज तो आपको बाथरोब के बगैर ही नहाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो आपका बाथरोब गीला होगा। ये कहते हुए नैना फिर से अपना काम करने लगी।
तो करण ने चिल्लाते हुए कहा, बगैर बाथरोब के मैं कैसे नहा सकता हूँ? मुझे नहाने के बाद बाथरोब पहनने की आदत है। तब नैना ने करण से नजरें चुराते हुए कहा, अगर एक दिन आप बाथरोब के बगैर ही नहा लेंगे तो कुछ भी नहीं हो जाएगा। आज आप नहाने के बाद अपना सूट पहन लेना। नैना की इस बात पर करण ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, आपकी एडवाइस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नैना जी, लेकिन जब तक मेरी बॉडी ड्राई नहीं हो जाती ना, तब तक मैं कपड़े नहीं पहनता। मुझे हमेशा नहाने के बाद बाथरोब पहनने की आदत है, लेकिन फिलहाल तो मुझे यही करना पड़ेगा। करण ठंडी आंखें भरता हुआ अपने कमरे में आया और अपना टॉवल लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। और फिर फ्रेश होने के बाद जब करण अपने ख्यालों में खोया हुआ बाहर आया, तो अलमारी से अपने कपड़े लेकर पलटती नैना से टकराते हुए इतनी जोर से जमीन पर गिरा कि वो खुद पीठ के बल था और नैना उसके ऊपर थी। नैना जल्दी से करण के ऊपर से उठने लगी, लेकिन वो फिसल कर फिर से करण के ऊपर जा गिरी। नैना के होंठ सीधे जाकर करण के सीने से टकरा गए, तो करण का रोम रोम रोमांच से भर गया और उसने नैना की नाजुक कमर को अपने मजबूत हाथों में जकड़ लिया। नैना ने फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन करण के हाथों ने उसकी कमर को मजबूती से जकड़ रखा था, जिस वजह से वो एक और झटके के साथ करण पर जा गिरी। लेकिन इस बार नैना के होंठ करण के होठों से टकरा गए और उसके होठों का स्पर्श पाते ही करण पर ना जाने कैसी मदहोशी छाने लगी कि उसने अपने हाथों से नैना की बाजुओं को जकड़ लिया और उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिया। नैना करण की मजबूत पकड़ में छटपटा रही थी कि तभी करण ने नैना के आंसुओं का नमकीन स्वाद अपने गले में महसूस किया, तो उसने धीरे से नैना को अपनी पकड़ से आजाद किया और खुद भी जल्दी से पीछे हट गया। नैना जल्दी से जमीन से उठ खड़ी हुई और भागती हुई वॉशरूम में बंद हो गई। कुछ देर बाद करण कुर्सी खींचकर खाना खाने बैठ गया और उसने हिम्मत जुटाकर नैना की तरफ देखा, तो पता चला कि रोने की वजह से नैना का चेहरा लाल हो चुका था। करण ने शर्मिंदा होते हुए धीरे से कहा, नैना आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन पता नहीं कैसे हो गया। प्लीज तुम इस बात का कोई गलत मतलब मत निकालना, मैं भी तो एक इंसान ही हूँ ना, शायद इसीलिए कुछ पलों के लिए बहक गया था। करण की इस बात के जवाब में नैना बिना कुछ बोले ही पलट गई और ट्रे में अपना खाना लेकर बाहर चली गई। नैना के ऐसे रिएक्ट करने पर करण तिलमिला उठा और वो मन ही मन सोचने लगा, ओह माय गॉड, कितना नखरा है इस लड़की का, क्या हो गया अगर जरा सा हाथ लगा लिया तो। आखिर वो पत्नी है मेरी, ऐसे में जरा सा हाथ लगा भी लिया तो कौन सा आसमान टूट पड़ा है। और फिर खाना खाने के बाद करण भी उठकर अपने कमरे में चला गया और अगले दिन जब वो उठा तो उसे उठने में काफी देर हो चुकी थी, इसलिए उसने जल्दी से अपने कपड़े बदले और अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस में भी करण पूरा दिन अजीब सा बिहेव करता रहा और वो सोनिया की कोई भी बात ध्यान से सुन ही नहीं रहा था। इस बात पर सोनिया भी करण से नाराज हो गई थी और इसीलिए अब करण सोनिया को मनाने के लिए उसे एक रेस्टोरेंट में ले आया था। करण ने मेन्यू कार्ड को सोनिया की ओर बढ़ाते हुए कहा, तो बताओ सोनिया, आज क्या लोगी तुम। तब सोनिया ने मेनू कार्ड को टेबल पर पटक दिया और कहने लगी, ये सब छोड़ो करण, और पहले तुम मुझे ये बताओ कि आज तुम्हारा ध्यान कहाँ था। तुम आज अपने काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे और आज का तुम्हारा प्रेजेंटेशन भी कुछ खास नहीं था। मिस्टर खुराना को देखकर ही पता चल रहा था कि वो तुम्हारे प्रेजेंटेशन से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुए थे। मुझे वजह बताओ करण, ऐसा क्या हो गया है कि आज तुम इतने ज्यादा डिस्टर्ब लग रहे थे। तब करण सोनिया से नजरें मिलाए बिना ही कहने लगा, नहीं यार सोनिया, ऐसी कोई बात नहीं है, बस सिर में दर्द थोड़ा सा ज्यादा था, इसलिए काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। तब सोनिया ने कहा, अच्छा ठीक है, वो सब छोड़ो और ये बताओ कि अगले हफ्ते जो पार्टी है उसमें क्लाइंट हमारे रेस्टोरेंट की स्पेशल इंडियन डिश मांग रहे हैं,
तो क्या तुम्हारी वो नौकरानी बढ़िया सी पाव भाजी बना पाएगी? सोनिया की इस बात पर करण चौंक गया और कहने लगा, यार सोनिया, वो इतनी सारी पाव भाजी कैसे बनाएगी? वो तो बस घर का छोटा मोटा काम कर लेती है। तब सोनिया कहने लगी, माय डियर करण, हमें वो पाव भाजी सिर्फ मिस्टर खुराना और उनके स्टाफ के लिए ही बनवानी है, तो मुझे लगता है कि 2-3 किलो पाव भाजी काफी हो जाएगी, और तुम्हारी नौकरानी इतना तो बना ही सकती है ना। करण, ये लास्ट चांस है हमारे पास मिस्टर खुराना को इम्प्रेस करने का, क्योंकि तुम तो जानते हो ना कि मिस्टर खुराना पहले ही तुम्हारी प्रेजेंटेशन से सेटिस्फाइड नहीं है, और अगर इस पार्टी में उन्हें उनकी पसंद का मेन्यू नहीं मिला तो हो सकता है कि हम इस इवेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी खो देंगे। अगर हमें इस कॉन्ट्रैक्ट को हाथ से जाने नहीं देना है तो प्लीज उस लड़की से कहो कि वो कुछ भी करके पाव भाजी बना दे। सोनिया की बात सुनकर करण ने कहा, अच्छा ठीक है बाबा, मैं नैना से बात करके तुम्हें बताता हूँ। करण ने अपना सिर दबाते हुए ये बात कही तो सोनिया कहने लगी, करण, मुझे लगता है कि तुम्हारे सिर में सच में बहुत तेज दर्द है, इसलिए तुम घर जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। सोनिया के इतना कहते ही करण वहां से उठ खड़ा हुआ, और फिर जब वो अपने घर पहुंचा तो नैना हमेशा की तरह घर के किसी काम में बिजी थी। शायद वो किचन को चमकाने में लगी हुई थी। मैरून कलर की शॉर्ट कुर्ती और सलवार पहने और साथ में कमर पर दुपट्टा बांधे नैना एक स्टूल पर चढ़कर कैबिनेट को चमकाने में बिजी थी। करण ने उसके पास जाकर हल्के से उसका नाम पुकारा तो करण के अचानक से पुकारने पर नैना डर कर थोड़ा सा पीछे हुई तो उसका पैर फिसल गया, और इससे पहले कि वो जमीन पर गिरती, करण ने नैना को अपनी बाहों में थाम लिया। करण के गले में अपनी बाहों का हार डाले नैना करण के इतने करीब थी कि दोनों की सांसें आपस में टकरा रही थी। करण धीरे से नैना को जमीन पर उतारते हुए पीछे हटा तो नैना ने जल्दी से अपनी कमर पर लिपटे हुए दुपट्टे को खोला और अपने कंधों पर ले लिया। करण ने कहा, अरे नैना, तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है? एक हफ्ते के बाद कामवाली आती तो है ना, तुम उसे ये सब बता देना तो वो सब कुछ कर लेगी। तब नैना ने सख्त लहजे में कहा, अगर उसे करना ही होता तो वो बिना बताए ही कर देती, और वैसे भी आपके घर में इतनी गंदगी है कि मेरा तो देखकर ही सिर चकरा रहा है। एक भी चीज अपनी जगह पर नहीं है, और वैसे भी मुझे ये सब कुछ करने की आदत है, क्योंकि मैं पूरा दिन ऐसे ही घर में खाली नहीं बैठ सकती। तब करण ने अपना सिर झटकते हुए कहा, अब कामवाली तो ऐसे ही काम करेगी ना, और वैसे देखा जाए तो मैंने भी उसे कभी नहीं कहा कि ये कर दो या वो कर दो, और ना ही मैं किसी के काम में दखल अंदाजी करता हूँ। करण की बात सुनकर नैना बिना कुछ बोले ही बाकी के काम निपटाने लगी, तो करण कुछ देर तक तो नैना को देखता ही रहा कि शायद वो उससे कोई बात करेगी, लेकिन फिर नैना को चुप्पी साधे देखकर करण मायूस होकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। कपड़े बदलने के बाद जब वो बिस्तर पर आकर बैठा तो नैना उसके लिए गर्मागर्म चाय लेकर आई, तो करण ने नैना को धन्यवाद भरी नजरों से देखा और कहने लगा, थैंक यू सो मच नैना, मुझे इस वक्त चाय की बहुत ज्यादा तलब महसूस हो रही थी। और फिर जैसे ही नैना चाय देकर वापस जाने के लिए पीछे मुड़ी तो करण ने एकदम से उसे पुकारा और कहने लगा, सुनो नैना, प्लीज 1 मिनट यहाँ बैठो ना, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। नैना भी बिना कुछ बोले ही चुपचाप से जाकर करण के सामने बैठ गई, तो करण कहने लगा, देखो नैना, दरअसल बात ये है कि मैं एक इवेंट प्लानर हूँ, मतलब कि मैं बहुत से लोगों के इवेंट्स और पार्टीज वगैरह ऑर्गेनाइज करता हूँ, और इस बार मिस्टर खुराना के बेटे की शादी है, और ये शादी बहुत ही बड़े पैमाने पर होने वाली है। ये शादी हमारे लिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि वो लोग हमारी कुछ इंडियन डिशेस चखना चाहते हैं, और हमारे पास इंडियन शेफ नहीं है, तो क्या तुम हमारे इस इवेंट के लिए पाव भाजी बना दोगी प्लीज? करण ने विनती करते हुए कहा, तो नैना ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, जी हाँ, मैं कर दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तब करण ने कहा, थैंक यू सो मच नैना, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, तुम्हें इस काम की पेमेंट मिल जाएगी। यूँ समझो कि एक तरह से तुम मेरे लिए ये काम करके दोगी और बदले में मैं तुम्हें इस काम के लिए पेमेंट दूंगा। करण की ये बात सुनकर नैना ने नजरें उठाकर करण की ओर देखा और फिर धीरे से कहने लगी, जी नहीं करण जी, मुझे पेमेंट की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं इन पैसों का क्या करूंगी। वहाँ इंडिया में पापा जी और चाचा जी मुझे सब कुछ दिलाते थे और यहाँ आप लाकर देते हैं, इसलिए मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर नैना वहाँ से उठ खड़ी हुई और नैना के कमरे से निकलने के बाद करण ने पिछले 3-4 दिनों के बारे में सोचा, तो उसे याद आया कि उसने इन 3-4 दिनों में नैना से एक बार भी ये नहीं पूछा था कि उसे किसी भी चीज की जरूरत है भी या नहीं। और अगर नैना को कोई चीज पसंद भी थी तो करण उस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। करण को थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने अपने मन में ठान लिया कि जब तक नैना उसकी जिंदगी में है वो नैना की हर तरह की जरूरतों को पूरा करेगा। इस बात को पूरा 1 हफ्ता बीत चुका था और करण नैना को शॉपिंग पर चलने के लिए कहता रहा, लेकिन नैना हर बार इनकार कर देती थी। इसलिए करण ने एक आइडिया लगाया और उसने अपनी माँ को फोन करके नैना के लिए इंडिया से कुछ ड्रेसेस मंगवा लिए, जो करण का दोस्त आज ही लेकर आया था। करण नैना को शॉपिंग बैग देते हुए कहने लगा, नैना ये ड्रेसेस मैंने माँ से कहकर इंडिया से मंगवाए हैं, क्योंकि तुम इंडिया में भी माँ की पसंद के कपड़े ही पहनती थी ना, और तुमने कहा था कि तुम्हें माँ की पसंद के कपड़े पहनना अच्छा लगता है। ये सारे के सारे ड्रेसेस तुम्हारे लिए ही हैं, तो जब तुम इवेंट में मेरे साथ चलोगी ना, तब इसमें से कोई भी सूट पहन लेना। ये सुनते ही नैना ने झिझकते हुए पूछा, हम कहीं जा रहे हैं क्या? तो करण ने कहा, हाँ मैंने तुम्हें बताया तो था ना कि इवेंट के लिए पाव भाजी बनानी है, तो वहीं जा रहे हैं, तुम भूल गई थी क्या? करण की बात सुनकर नैना झट से बोली, अरे नहीं नहीं, मैं आपका काम कैसे भूल सकती हूँ, लेकिन मैंने तो सोचा था कि मुझे घर में ही पाव भाजी बनानी है। तब करण ने कहा, नहीं स्वीट हार्ट, मुझे तुम्हें होटल लेकर जाना होगा और वहाँ तुम स्टाफ के साथ मिलकर पाव भाजी बनाओगी, वरना यहाँ अकेली तो खत्म हो जाओगी। खैर बाकी की बातें मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से अपना सामान उठाओ और नीचे आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। इतना कहकर करण नैना की बात सुने बिना ही नीचे चला गया, तो नैना ने जल्दी से अपनी एक ड्रेस उठाई और उसे अपने हाथों में पकड़कर करण के पीछे पीछे चलने लगी। नैना ने गाड़ी में बैठते ही गुस्से से कहा, मैं इतनी गंदी दिख रही हूँ और आप मुझे ऐसे ही ले जा रहे हैं, कम से कम मुझे कपड़े तो चेंज करने देते ना। तब करण ने कहा, अच्छा सुनो नैना, मेरी एक बात ध्यान में रखना, प्लीज तुम वहाँ किसी को भी ये मत बताना कि तुम मेरी पत्नी हो। ये सुनते ही नैना के चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन फिर भी उसने करण से कुछ नहीं कहा। होटल पहुंचकर करण ने नैना को स्टाफ के साथ किचन में भेज दिया, तो नैना ने भी स्टाफ के साथ मिलकर जल्दी से सब कुछ संभाल लिया। नैना ने न सिर्फ पाव भाजी बनाई थी, बल्कि मीठे में उसने मूंग दाल का हलवा और रस मलाई भी बनाई थी। नैना ने कुछ कुकिंग कोर्स किए हुए थे, तो वो कॉन्टिनेंटल खाना बनाने में भी स्टाफ की मदद कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब करण अंदर दाखिल हुआ, तो सारी डिशेस चखने के बाद उसने सबकी तारीफ की और फिर वो अपने मैनेजर की तरफ मुड़ा और नैना की ओर इशारा करते हुए कहने लगा, मैनेजर साहब, नैना जी मेरी मेहमान है, तो आप प्लीज इन्हें स्पेशल रूम में ले जाइए ताकि मिस नैना वहाँ चेंज कर सकें। और फिर करण ने नैना की तरफ देखा और बहुत ही नर्म लहजे में कहने लगा, नैना जी आप प्लीज इनके साथ जाइए और जाकर अपने कपड़े चेंज कर लें, और अगर आप कुछ देर आराम करना चाहती हैं तो आराम भी कर सकती हैं। इतना कहकर करण जाने के लिए पलटने ही लगा था कि तभी सोनिया अंदर दाखिल हुई और कहने लगी, ओ माय गॉड, तो ये है वो लड़की, ये तो काफी खूबसूरत है।
सोनिया ने चुभती हुई नजरों से नैना की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन नैना बिना कुछ बोले ही मैनेजर के साथ रूम में चली गई और यहाँ करण और सोनिया सारे मेहमानों को अटेंड करने लगे। कुछ देर बाद मिस्टर खुराना के होने वाली बहू और बेटे की एंट्री थी, इसलिए लाइट्स ऑफ कर दी गई और स्पॉटलाइट्स जो थी वो सीढ़ियों के पास खड़ी नैना पर पड़ी, तो वो घबराकर इधर उधर देखने लगी। नैना को देखते ही करण तो अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया, क्योंकि इस वक्त नैना इतनी खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि आसमान से कोई अप्सरा उतर आई हो। बाकी सबकी नजरें भी नैना पर ही टिकी हुई थी कि तभी सोनिया स्टाफ पर बरस पड़ी और कहने लगी, हटाओ ये स्पॉटलाइट वहाँ से। स्पॉटलाइट तो मिस्टर खुराना के बेटे और बहू पर फोकस करनी थी, लेकिन तुम लोग किस पर फोकस कर रहे हो, पागल बेवकूफ कहीं के। सोनिया के चिल्लाने पर स्टाफ ने जल्दी से स्पॉटलाइट बंद कर दी और साथ ही पूरे हॉल की लाइट्स ऑन हो गई और नैना जल्दी से पलटकर वहां से चली गई। उसी वक्त मिस्टर खुराना होटल में दाखिल हो चुके थे और उन्होंने करण से कहा, मिस्टर करण, कौन थी ये लड़की? लेकिन इससे पहले कि करण कोई भी जवाब देता, सोनिया ने बीच में ही टोकते हुए कहा, वो लड़की तो हमारे स्टाफ मेंबर की हेल्प करने आई थी और वो मिस्टर करण की पर्सनल शेफ है, जो इनके घर में खाना वगैरह बनाने का काम करती है। तब मिस्टर खुराना ने कहा, ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, प्लीज जरा उन्हें नीचे तो बुलाइए, हम उनका बनाया खाना उनके सामने ही चेक करेंगे और उन्हें बताएंगे कि कैसा बना है। तब करण ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर खुराना, आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं मुझे बताइए, मैं आपका मैसेज उन तक पहुंचा दूंगा। लेकिन मिस्टर खुराना के बार बार कहने पर सोनिया नैना को वापस नीचे ले आई, तो नैना सबकी बेबाक नजरों से बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। पाव भाजी चखने के बाद मिस्टर खुराना ने नैना के गालों को हाथ लगाने की कोशिश की, तो वो घबराकर थोड़ा सा पीछे हट गई। लेकिन फिर मिस्टर खुराना करण की ओर देखते हुए कहने लगे, मिस्टर करण, कैन यू प्लीज गिव मी दिस गर्ल फॉर फ्यू डेज, आई वांट टू स्पेंड सम टाइम विद हर। मिस्टर खुराना की बात सुनकर नैना ने तड़प कर करण की ओर देखा। तब करण को ये एहसास हुआ कि नैना इंग्लिश भी बहुत अच्छे से जानती है। मिस्टर खुराना की बात सुनकर करण ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और कहने लगा, मिस्टर खुराना, आप अपनी हद पार कर रहे हैं। करण की इस बात पर सोनिया ने सख्त लहजे में उसे टोकते हुए कहा, क्या हो क्या गया है तुम्हें करण? तुम एक नौकरानी के लिए मिस्टर खुराना से इस तरह से बात कर रहे हो। मत भूलो करण कि ये डील तुम्हारा सपना है और तुम एक नौकरानी के लिए अपने सपने को दांव पर नहीं लगा सकते। सोनिया के इतना कहते ही करण ने घायल नजरों से उसकी ओर देखा और कहने लगा, सोनिया, अगर ये ऑफर मिस्टर खुराना तुम्हारे लिए करते और तब मैं तुम्हारी तरफ से ऐसा कुछ बोलता, तो क्या तब भी तुम यही कहती? ये सुनकर सोनिया गुस्से से तिलमिला उठी और ऊंची आवाज में करण को पुकारते हुए कहने लगी, करण, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। तुम उस 2 टके की नौकरानी की बराबरी मेरे साथ कैसे कर सकते हो? अब करण ने भी अपनी आवाज ऊंची कर ली और कहने लगा, क्यों सोनिया, तुम्हारी इज्जत है और जो लोग हमारे अंडर काम करते हैं उनकी इज्जत नहीं होती है क्या? जो बात मैंने मिस्टर खुराना से कही है वो बात तो तुम्हें कहनी चाहिए थी। मैंने तो सुना था कि एक औरत का दर्द सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है, लेकिन मैं ये भूल गया था कि एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन भी एक औरत ही होती है। मेरी नजरों में तो हर औरत की इज्जत एक बराबर है, चाहे फिर वो तुम हो या फिर नैना। करण ने पत्थर की मूरत बनी नैना की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो सोनिया चिल्लाते हुए कहने लगी, करण, तुम इस 2 टके की लड़की के लिए मुझे सबके सामने जलील कर रहे हो और तुम इसकी बराबरी मेरे साथ कैसे कर सकते हो? तब करण ने सोनिया की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, सही कहा तुमने सोनिया, तुम्हारी और नैना की कोई बराबरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे जैसी औरत नैना की बराबरी कर ही नहीं सकती। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो,
नैना कोई 2 टके की नौकरानी नहीं है, ये करण मेहरा की पत्नी है। नैना करण मेहरा। और अच्छा ही हुआ कि मैंने तुम्हारा ये रूप देख लिया। अरे तुम तो औरत होकर एक औरत की इज्जत नहीं कर सकती, तो मेरी इज्जत क्या खाक करोगी। आज से हमारे बीच का हर रिश्ता खत्म ही हो गया समझो। करण चिल्ला चिल्ला कर नैना के साथ अपने रिश्ते का खुलासा कर रहा था। तब सोनिया तो उसे फटी फटी आंखों से देखती ही रह गई। इतना कहकर करण चलता हुआ नैना के पास आया और उसका हाथ थामकर उसे वहां से बाहर ले गया। करण ने नैना को बड़े आराम से गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठाया और फिर जब वो दोनों घर पहुंचे, तब नैना अभी भी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। नैना अंदर आकर सोफे के साथ लगी जमीन पर बैठ गई, तो करण भी उसके सामने आकर बैठ गया और शर्मिंदगी भरे लहजे में कहने लगा, नैना तुम ठीक तो हो ना, प्लीज जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। तब नैना की आंखों में आंसू भर आए और वो कहने लगी, क्या क्या भूल जाऊं मैं करण जी, मेरे दिल पर तो ऐसी बहुत सी यादें छप चुकी हैं। सबसे पहले तो आपके भाई ने मुझे इसी नीयत से देखा था और वो तो मेरा हमदर्द बनकर आया था। आपके जाने के बाद वो मुझसे कहता था कि करण नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ना, तुम मेरे बाजू पर अपना सिर रखकर सो जाया करो। और फिर वो ना सिर्फ मुझे गंदी नजरों से देखता था, बल्कि वो तो मुझे अजीब अजीब तरीके से हाथ भी लगाता था, जिसका मतलब मुझे उस वक्त पता भी नहीं था। लेकिन मुझे फिर भी अच्छा नहीं लगता था। और फिर जब मैं 10 साल की हुई, तो वो बहाने बहाने से मेरे कमरे में। अभी तो नैना ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उससे पहले ही करण ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और कहने लगा, बस बस नैना, प्लीज इसके आगे और कुछ भी मत बोलो। ये कहते हुए करण के आंसू उसकी दाढ़ी से होते हुए जमीन में दफन हो रहे थे कि तभी नैना ने अपने मुंह से करण का हाथ हटाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगी, नहीं करण जी, आज आपको मेरे दिल पर लगे हर जख्म को सुनना पड़ेगा, क्योंकि जब मैंने मासूमियत में ये सारी बातें आपकी मम्मी जी को बताईं, तो उन्होंने मुझे आपके भाइयों की गंदी नजरों से बचाने के लिए हॉस्टल भेज दिया। लेकिन वार्डन और बावर्ची, लॉन्ड्री और वैन वाले के रूप में दरिंदे तो वहाँ पर भी मौजूद थे। लेकिन ना जाने कौन सी दुआएं मेरे साथ थीं, जो ये काम बस हाथ लगाने तक ही सीमित रहा। और फिर मम्मी जी ने आपसे लड़ झगड़ कर मुझे आपके साथ यहाँ भेज दिया ताकि मैं आपके साथ सुरक्षित रह सकूं। लेकिन मम्मी जी को कहाँ पता था कि दरिंदे तो हर जगह मौजूद होते हैं, तो यहाँ पर भी होंगे ही। लेकिन अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए ये भी कर लूंगी, बस आप मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे बहुत डर लगता है जब आप मुझसे दूर होते हैं तो। नैना रोते हुए बोले जा रही थी और करण भी आंसू बहाते हुए उसकी बातें सुन रहा था। लेकिन फिर करण ने नैना की नम आंखों पर अपने होंठ रख दिए और कहने लगा, मुझे माफ कर दो नैना, मैं तुम्हारा पति होने के बावजूद भी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया। लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ नैना, कि जब तक तुम्हारा करण जिंदा है, कोई भी इंसान तुम्हें गंदी नजरों से नहीं देखेगा। ये सुनकर नैना ने कहा, करण जी, लेकिन अब आप मिस्टर खुराना के साथ वाली अपनी डील का क्या करेंगे, जो मेरी वजह से खराब हो गई है। तब करण ने कहा, नैना मेरी जान, मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हें यहाँ से लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा, जहाँ पर तुम्हारी कोई भी कड़वी यादें नहीं होंगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब से मैं तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं करूँगा और कोई भी दरिंदा तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। ये कहते हुए करण ने नैना के माथे पर अपने होंठ रख दिए, तो नैना ने नर्म लहजे में कहा, लेकिन आपका ये बिजनेस तो आपका सपना है ना, तो फिर आप अपने सपने को अधूरा छोड़कर कैसे जा सकते हैं। तब करण ने कहा, नैना, दरअसल मुझे एक इवेंट कंपनी में जॉब ऑफर हुई थी जो कि इटली में है, लेकिन तब मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लिया था, तो मैंने उन्हें मना कर दिया था। और तब उन्होंने कहा था कि भगवान ना करे, लेकिन अगर आपको कभी भी नौकरी की जरूरत पड़े तो आप एक बार हमसे संपर्क जरूर कर लेना।
मैं एक बार उस कंपनी से संपर्क करने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे वहां नौकरी मिल गई तो ठीक, वरना फिर मैं अपनी जिंदगी के साथ कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लूंगा। और वैसे भी अब तुम मेरे साथ हो ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए करण ने नैना के गालों पर अपने होंठ रख दिए, तो नैना का चेहरा शर्म से लाल हो गया और अब वो भी काफी रिलैक्स हो चुकी थी। अगले दिन सोनिया ने आकर करण को लाख समझाया कि वो अपनी इस इवेंट कंपनी को संभाले, लेकिन करण की सुई तो अब एक ही बात पर अटकी हुई थी कि वो अब यहाँ नहीं रहेगा। क्योंकि करण मेहरा जब एक बार फैसला कर लेता था तो फिर वो कभी भी अपने फैसले से पीछे नहीं हटता था। 1 महीने के अंदर अंदर ही करण ने अपने सारे इंतजाम इटली में करवा लिए और फिर जब वो दोनों इटली पहुंचे तो वहां एयरपोर्ट पर कई लोगों की नजरें उन दोनों पर टिकी हुई थी। क्योंकि सिंपल और डिसेंट लुक में भी नैना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और उसका ये सिंपल और डिसेंट लुक भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। आज नैना के साथ उसका हमसफर मौजूद था तो लोगों का उसे देखने का नजरिया ही बदल गया था। ये बात तो 100% सच है कि अगर एक पत्नी के पास अपने पति का साथ हो तो वो समाज में खुद को सम्मानित और सुरक्षित महसूस करती है। और यही वजह थी कि जब तक नैना का पति उसके साथ नहीं था तब तक लोग उसे गलत नजरों से ही देखते थे, लेकिन आज वही लोग नैना को सम्मान भरी नजरों से देख रहे थे क्योंकि आज उसका जीवन साथी उसका पति करण उसके साथ था। जय श्री राम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।